कैसे इतना कलकत्ता जैसे बड़े शहर को छोड़ के बदलापुर आ गए तो आपको अच्छा लगता था वहाँ पर? हमारे यहाँ फिर एक उमाकांत यादव जी थे, वो विधायक रहे कई बार और जौनपुर से। उनको माफिया बड़ा इस तरीके से लोग जाना जाता था। आजमगढ़ से थे वो तो। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हुआ कि नहीं, आदमी गलत है और कभी मौका मिला तो इसको ठीक करूंगा। मैं ऐसे मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसको जवाब दूंगा, क्योंकि 93 में उन्होंने गुस्सा वैसे तो बहुत चालाक होता है, हमेशा कमजोरों पे आता है। आप एक व्यवसायी थे, व्यवसायी टर्न पॉलिटिशियन थे, कलकत्ता से रहते थे और आप यहाँ जौनपुर में आ गए और उमाकांत यादव जैसे बाहुबली के सामने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनके पास तक आपका मोटिव पहुंचा नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। आपको चुनाव डर जब नहीं मैं लड़ने आया, उसमें एक बात ऐसी लिखी थी जो मैं उतना नहीं जानता था। उसमें लिखा था कि 12 से 17 का टेन्योर जो था, उस समय प्रदेश में सबसे कम क्राइम और करप्शन बदलापुर में। उस समय स्थिति उहापोह की थी, लोग प्रचार कर रहे थे, हम लोग सिंबल कैसे बचेंगे, हमारे नेता अखिलेश जी उस पे लगे थे, घर के गृह युद्ध में हम लोग लगे थे। जी जी। अभी आप अकेले हैं, इस समय किसी पार्टी में नहीं है। 27 में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रस्ताव आएगा, मौका मिलेगा तो लड़ेंगे चुनाव? जनता समझदार है, फिर भी धोखा तो खाई जाती है। मैं ये नहीं जानता हूँ कौन क्या हिम्मत। मैं ये वादा जरूर करूंगा कि जब मैं अंतिम समय जाने लगूं तो कम से कम मेरे डेस्टिनी तक मुझे विदाई जरूर देना। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यहाँ जो मेहमान हैं वो राजनीति के परिवेश से तो नहीं आते हैं, लेकिन राजनीति में उन्होंने एक बहुत अपनी लंबी यात्रा की है। 2002 से लेकर 2026 तक 24 साल में उन्होंने 7 चुनाव लड़े हैं, 6 विधानसभा के चुनाव लड़े हैं और 1 पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है। जमीनी स्तर के नेता कहे जाते हैं, अपनी स्पष्टवादिता और बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं, विचारों से समझौता ना करने के लिए जाने जाते हैं और जब जब ऐसा अवसर आया है कि उन्हें लगा कि राजनीति में सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा, ये चीज़ हमारे सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो उन्होंने पार्टी को भी छोड़ा है। तो ऐसे जमीनी स्तर के नेता से आज आपको रूबरू कराते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं, वर्तमान में आप ही से खुद ही पूछेंगे हम वो किस पार्टी में हैं, लेकिन ओम प्रकाश दुबे जी हैं, जिनको प्यार से सब आम जनता बाबा के नाम से भी जानती है, जो बदलापुर विधानसभा जौनपुर में लगती है उसके पूर्व विधायक रहे हैं और बाकी की जर्नी उनसे जानते हैं कैसी रही क्या रही। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं पीपल पल्स नेटवर्क चैनल में आपका ओम प्रकाश दुबे जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जब पढ़ रहा था आपके बारे में और मैंने लोगों से बात की तो पता चला कि आप अपनी बेबाकी और स्पष्टवादिता के लिए मशहूर हैं। तो ये स्पष्टवादिता मतलब आपने ये छवि आपने खुद बनाई है कि हालातों ने बना दी है आपकी? नहीं, न हालात बनाते हैं न छवि खुद बनाई जाती है। जिस तरीके के आप होते हैं वो परसेप्शन ऑटोमेटिक लोगों के बीच में बन जाता है। लोग कहने लगते हैं, हम लोग भी लोगों से ही जानते हैं कि हम स्पष्टवादी हैं, बेबाक हैं। अच्छा। तो लगता है कि नहीं, मेरा जो मैं जिस तरीके का हूँ उसमें यह परसेप्शन लोगों का हमारे प्रति बनकर आया है। अच्छा, तो जैसे आपके परिवार से कोई राजनीति में नहीं रहा है? नहीं, मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं। आपका राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ? मतलब आपको क्या प्रेरणा थी कि आप राजनीति में आए? मैं बचपन कम उम्र में ही 9 वर्ष की उम्र में कलकत्ता चला गया मैं पिताजी के साथ जी। चूँकि बहुत सामान्य परिवार से, किसान परिवार से मैं हूँ, जी। तो उनके साथ गया, वहाँ पढ़ाई लिखाई की। 4वीं प्राइमरी तक गांव में ही करके गया था। तो वहाँ पढ़ाई लिखाई की। जब 10th माध्यमिक, कलकत्ता में माध्यमिक होता है एग्ज़ाम। अच्छा अच्छा। तो माध्यमिक पढ़ाई देने के बाद, करने के बाद परिवार भी जब वहाँ पहुँच गया तो पिताजी मेहनत मशक्क़त करके एक ऐसी स्थिति हुई कि आराम से हम लोग आगे सब कुछ चल सके, रह सकें। एक वक्त आया कि उन्होंने कहा कि पढ़ोगे कि अगर मुझे सहयोग की ज़रूरत है, मैं अकेले हूँ, कल को कोई दिक्कत हो, आदमी के जो होती है, हम जैसे बैठते हैं घर में बातें होती हैं कि भाई आदमी के जीवन का क्या भरोसा है, कौन क्या, तो कम से कम तुम हो तो परिवार को प्रॉपर देख रेख, तो एक से भले 2 होते हैं। तो मैंने माध्यमिक की पढ़ाई छोड़ करके पिताजी के साथ व्यवसाय में लग गया। अच्छा। हम लोग रत्न व्यवसाय पिताजी की शुरुआत की हुई थी, उसी में मैं भी लगा जी। और सन 80 से लगातार मैंने व्यवसाय में
वह सब कुछ किया, उस ऊंचाई तक पहुंचा जो कि लोग अपने पूरे जीवन में प्राप्त करते हैं। मैंने 10-12 साल में सारी चीज़ें को अच्छा। अचीव कर लिया हम्म, और पूरे देश में विदेश में तक लोग मुझे उस व्यवसाय के हिसाब से अच्छा। जानने लगे। अब आज भी जानते हैं। अगर पुराना कोई जवाहरात का काम करने वाला, जेम ज्वेलरी का काम करना, तो मुझे यही कहेगा कि बाबा दुबे नहीं, तो आप ज्वेलरी के एक बात आदमी और बताइए मुझे, आप रत्न पे का व्यवसाय करते हैं, क्या रत्न पे विश्वास भी करते हैं कि नहीं करते? नहीं नहीं, 100%। अगर आपका निर्जीव रुपया होता है जेब में तो मन ठीक रहता है। जी। तो रत्न तो खनिज संपदा है, उसमें जरूर निश्चित रूप से उसका अर्थ है और उसमें विश्वास करने योग्य बातें हैं। अच्छा। उस पर कभी बात करेंगे तो आपको मैं उसके बारे चलिए, में भी उसका अलग से बताऊंगा एक हम लोग पॉडकास्ट बताऊंगा। तो फिर मैं व्यवसाय में आ गया, जी। लेकिन शहर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। बचपन से मेरे दिमाग में गांव का परिवेश, ये हमेशा मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बातें बनी हुई थी। जी। तो 93-4 के दरमियान मैंने पिताजी से कहा कि मैं गांव जाना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि उनको लगा होगा कि मैं थोड़ी विरक्ति है, कुछ भी हो। जी। बोले क्या करने जाऊँ? बोले मुझे अब शहर नहीं अच्छा लगता, मैं गांव में रहूँगा। अच्छा। तो सोशल वर्क करूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, खेत बाड़ी देखूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भी, तो तुम्हारी जगह, छोटा भाई हमारा उस समय व्यवसाय में नहीं आया था, तो कहे नहीं वो कम से कम कोई दूसरा हैंड, पिताजी ने अपने तरीके से भाई समझाया दूसरा हैंड समझे तैयार करो। मैंने कहा ठीक है, मैं इनको तैयार कर दूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। अच्छा। फिर 1-2 साल भाई भी तैयार हो गया, करने लगे। हम कहे आप कहीं ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा, लेकिन मैं ज़्यादातर अब मेरा नहीं मन लग रहा है। अच्छा। तो मैं आ गया, अच्छा। गाँव आ गया। हाँ। तो गांव में बदलापुर बदलापुर में मकान था, गांव में भी पैतृक मकान था, तो बदलापुर में रहने लगा। थोड़ा थोड़ा कुछ सोशल वर्क आप ऐसे इतना से। कलकत्ता जैसे बड़े शहर को छोड़ के बदलापुर आ गए, तो आपको अच्छा लगता था वहाँ पर? नहीं, मुझे लगता था कि अपने गांव, अपने घर, अपने जिस जन्मभूमि से निकला हूँ वहाँ पहुँचने का एक सुकून था। मुझे अच्छा लगता था, भीड़ भाड़ से अलग था। शहरों में जो मशीनी जिंदगी थी, जिस दौड़ धूप में मैं पूरी दुनिया घूमा। उस 80 से लेके 94, 95, 15 सालों में मैंने पूरी दुनिया का सैर किया, व्यवसाय किया, सब कुछ देखा। देखने के बाद मुझे न जाने क्यों लगा कि नहीं, जो भी जीवन, गांव का जो जीवन है बेहतरीन है। अच्छा। और मुझे कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता था, इसलिए मैं लौट आया। अच्छा। तो लेकिन आने के बाद जब सोशल वर्क, बाकी मुझे राजनीति से कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं था। राजनीतिक लोगों से मेरे बहुत संबंध थे, लेकिन मेरा अपना कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था मेरे दिमाग में था। तो खुद ही रत्न ज्यादा, खुद ही मतलब बहुत मानते हैं। जी जी, निश्चित मानते हैं जी। तो फिर मैं ऐसे चलता रहा। हमारे यहाँ फिर एक उमाकांत यादव जी थे जी, वो विधायक रहे कई बार। अच्छा। और उनको माफिया बड़ा अच्छा। इस तरीके से लोग जाना जाता था। आजमगढ़ से थे वो तो? आजमगढ़ के थे, लेकिन वो विधायक खुटहन विधानसभा थी हमारे यहाँ। अच्छा। पहले परसिमन के पहले। अच्छा। तो बदलापुर तब खुटहन विधानसभा में पड़ता था, बदलापुर ब्लॉक और खुटहन ब्लॉक। फिर मैंने उनके कुछ 93 के हल्ला बोल में कुछ ऐसा वाकया हुआ, उन्होंने उनके जो अत्याचार, जो इस तरीके की जो भी चीज़ें थी, मुझे न जाने क्यों पसंद, मुझे कोई गलत कुछ करता था तो मुझे पसंद नहीं आता। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो अच्छा नहीं लगता था तो मैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हुआ कि नहीं, आदमी गलत है और कभी मौका मिला तो इसको अच्छा ठीक करूंगा मैं। ऐसे मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसको जवाब दूंगा। क्योंकि 93 में उन्होंने, लेकिन 93 में मतलब वो तो एक तरह से बाहुबली कहे, बाहुबली बहुत, पूर्वांचल के सबसे बड़े माफियाओं में नाम था उनका। और आपके दिमाग में एकदम से नहीं, मेरे दिमाग में गलत का प्रतिरोध करना मेरा नेचर। देखिए, गुस्सा वैसे तो बहुत चालाक होता है, हमेशा कमजोरों पे आता है, मजबूत पे गुस्सा नहीं आता है। अच्छा। चालाक होता है। हाँ। लेकिन नेचर से, नेचुरल अगर गुस्सा है तो ये नहीं देखता कि मजबूत है कि कमजोर है। अच्छा। नेचुरलिटी यही है कि अगर कोई बात गलत हो तो आपको गुस्सा आना चाहिए। अगर आप जीवित हैं तो आपको गलती का विरोध करना चाहिए। अगर आप जीवित अपने को, बरेलवी का शेर है, उसूलों पे जो वहाँ चाहे तो टकराना जरूरी है। जी। उसूलों पे जो वहाँ चाहे तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो वो बातें कहीं ना कहीं थी। 93 इत्तेफाक से जब समय आया, 2002 में चुनाव हो रहे थे। अच्छा। तो मैंने कुछ लोगों से कहा कि भाई कैसे भी उमाकांत की जब तक राजनीतिक ताकत को नहीं आप खत्म करेंगे
तब तक इसका अत्याचार नहीं खत्म होगा। मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो तो जौनपुर और आजम, ये जौनपुर से लड़ा करते थे क्या उमाकांत? जौनपुर में बदला खुटान विधानसभा से लड़ते थे, जो जौनपुर जिले में थी। अच्छा, वो आजमगढ़ के थे स्वयं। हाँ, खुद तो आजमगढ़ के हैं ना। हाँ। तो उस समय मैं कई लोग उस समय जनता इन समाजवादी से लड़ते थे। उस बार टिकट भी इनका समाजवादी ने नहीं दिया। उसमें माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने काटा। इनके ही गलत आचरण की वजह से उन्होंने टिकट काट दिया। अच्छा। फिर वो जनता दल शरद यादव जी की पार्टी से और भाजपा कॉम्बिनेशन में इनको टिकट मिला, उमाकांत जी को। तो टिकट मिलने के बाद फिर मैं तो चाहता था कि नहीं, ये आदमी अगर नहीं जीतेगा, इनकी राजनीतिक ताकत कम होगी, तो इनका जो माफियाजम है वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। मेरा मानना है कि किसी भी माफिया को अगर पॉलिटिकल अप्रोचेस समर्थन न मिले तो उसकी माफियागिरी नहीं चल सकती, जैसा मुझे लगता था। फिर वो लड़ने के लिए कौन लड़े, इस तरीके की बातें होने लगी। अंततः ऐसा हुआ कि मुझे ही लोगों ने लड़ा दिया। अच्छा। जबकि मैंने मना किया कि नहीं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो 2002 में किस पार्टी से आपने लड़ा? मैं निर्दल लड़ा। अच्छा, इंडिपेंडेंट लड़ा। अच्छा, इंडिपेंडेंट। 16 दिन का चुनाव लड़ा। मैं 26,000 वोट पाया था उस बार। अच्छा। उमाकांत भी 26-27,000 पाए। 29,000 सपा पाई। 33,000 पाके बीएसपी से ललई यादव, शैलेंद्र यादव जीते उस बार चुनाव। घर से पिताजी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम व्यवसाय छोड़ के चले गए? नहीं, बिल्कुल कहा। मेरे पिताजी मेरी राजनीति कभी पसंद नहीं करते थे शुरुआती। अच्छा। मैं 4 चुनाव लड़ने के बाद 5वें चुनाव में पिताजी ने कहा कि ठीक है चलो, वो भी मेरा प्रचार किया। उसके पहले वो तो यही कहते थे कि कोई ऐसा मिले और कुछ खर्च बर्च लगे, इसकी राजनीति छुड़ा दे। अच्छा। तो आपका वैसे सबसे कठिन दौर कौन सा रहा इस पीरियड में? मैं आपको सच बताऊं, कठिन दौर मेरे जीवन में, मैं तो बहुत साधारण परिवार से था। हाँ। तो मेरा जो भी हुआ बेहतर हुआ। मुझे कभी कठिन दौर नहीं समझ में आया। अच्छा। क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ किया बढ़ाया है मुझे कहीं ना कहीं मुझे कभी आपको लगा, कभी ऐसा कोई समय आया कि यार लगा कि राजनीति में बिना बात आ गए, व्यवसाय कर रहे थे, अच्छा था? मैं आया नहीं राजनीति में। हाँ। प्रकृति हो सकता है मुझसे चाहती रही हो इस तरीके का काम लेना। उसी तरीके से मेरा मन बना। उसी तरीके से मैं वहाँ शहर छोड़ के, व्यवसाय छोड़ के, जब मैं 93-45 के बीच जब आया हूँ, उस समय मैं रोज 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपया कमाता था। अच्छा। मेरी डेली की प्रैक्टिस थी। ओहो। अल्टीमेट ऐसा भी वक्त था, मैं काम करता था और बहुत मेहनत मैंने किया जीवन में, ऐसा नहीं है। तो मैं अगर सोचूं कि भाई काम करने का, तो दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी। आपको लगता है राजनीति में सच बोलने वाले लोगों की संख्या कम है? बहुत कम है। कम नहीं, बहुत कम है। क्योंकि मुझे भी लोग यही सलाह देते हैं कि आप पूरा राजनीतिक नहीं हो क्योंकि आप सच बोलते हो। तो लोग सलाह देने वाले सलाहकार भी यही बताते हैं कि नहीं, आप पूरा इतना सच। लास्ट में बोला कि मैं नहीं बोल पाता हूँ तो क्या करूँ। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अच्छा आप झूठ मत बोलो लेकिन सच को छुपा लो। अच्छा। ये सब बातें आती रहती है। अच्छा, आपको राजनीति में मतलब कौन सा ऐसा सबक सीखा जिसने आपको मजबूत बनाया कि यार ये सबक अच्छा है इससे? मैं अकेले बैठ के मन में ग्लानि ना हो। अच्छा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका आत्मबल बढ़े और ग्लानि ना हो, तो आपको सच बोलना सबसे बेहतर। और मैंने सच बोला, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं सच बोलता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत आगे भी रहेगी। लेकिन आज के जो राजनीतिक दौर है उसके हिसाब से वो कहीं फिट बैठता है सच बोलना? क्या फर्क पड़ता है? मैं मेरा काम मेरे तरीके से कर रहा हूँ। और कुछ लोगों को तो पसंद है, तभी तो लोगों ने बनाया, इतना समर्थन देते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। अच्छा, आपका जैसे बदलापुर से विधायक बनने तक का जो सफ़र रहा, जब पहली बार आप 2012 में चुनाव जीते और 2002 से आप चुनाव लड़ रहे थे। 2, 4, उसके बाद 7, फिर 9, 12 में मैं 5वां चुनाव जब लड़ रहा था तब जीता। तो कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग जरूर रही होगी 2002 से लेकर के, जो लर्निंग 2012 में मैंने जब समीक्षा जब मैंने की, जब चुनाव खत्म होता था तो समीक्षाएं होती थी कि किस वजह से कहाँ क्या कमी रह गई या क्या बात रह गई। पहला चुनाव तो मेरा मोटिव सीधा साफ था कि ये आदमी न जीते, कोई भी जीते या न जीते, और उस मोटिव में मैं सफल रहा दोनों बार। मेरा जो मोटो था वो सफल था। डर नहीं लगा कि आप एक व्यवसायी थे, व्यवसायी टर्न पॉलिटिशियन थे,
कलकत्ता से रहते थे और आप यहाँ जौनपुर में आ गए और उमाकांत यादव जैसे बाहुबली के सामने, अच्छा ऐसा नहीं है कि उनके पास तक आपका मोटिव पहुंचा नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कहते पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। आपको चुनाव डर नहीं जब लगा? मैं लड़ने आया तो मैं पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम्म, मैंने बोला कि मैं उमाकांत जी को निपटाने आया हूँ, अच्छा लेकिन मेरा निपटाने से अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी को मारने पीटने आया हूँ। हाँ मेरा अर्थ है मैं उनकी राजनीतिक ताकत को खत्म कर दूंगा। हाँ हैं? तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस तरीके से बात करते हो, आप जानते नहीं उनको। मैं यार मैं जानता हूँ, मैं एक बार मरूंगा, रोज मरने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। अच्छा और मौत की कोई सिक्योरिटी किसी के पास नहीं है। जिस दिन मुझे जाना होगा मैं जाऊंगा। बड़े बड़े लोग चले गए, मैंने देखा, इतिहास उठा के देखा, इतनी सुरक्षा में भी नहीं लोग, लेकिन हम एक बार मरें वो बेहतर है। रोज रोज मरना, डरना मतलब रोज रोज मरना होता है। डरना, तो रोज रोज मरना अच्छा नहीं है। तो मैंने इस थ्योरी में मुझे आप विश्वास है। 2012 में आपको क्या लगता है आपकी जीत में सबसे बड़ा टर्न मतलब क्या रीजन था, क्या मतलब आपको क्या पब्लिक, लगा? लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह, जो हमेशा, मैं जब निर्दल लड़ा तब भी हमको 25-30 हज़ार 35 हज़ार वोट देते थे। हाँ तो लोगों ने जिताया, उनका जो सपोर्ट, मैं इतना सीधा बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, और उसके बाद भी लोग पसंद कर रहे हैं, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। आपको क्या लगता है कि राजनीति में आपका कोई टर्निंग पॉइंट रहा है कभी? कभी कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा रहा हो कि यार वो मूवमेंट ऐसा था जिसने राजनीति में हमारा वो बदल दिया एकदम से? नहीं, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कोई टर्निंग पॉइंट करके, हकीकत अगर पूछी जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगा। मेरे जीवन में मैं जब भी अपनी समीक्षा किया तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा अपना मानना, अपना अनुभव की बात है कि कोई अगर कहता है कि मैंने ये किया, तो मैं इस बारे में, मेरा अपना कहना है कि नहीं, कोई कुछ करता नहीं। अच्छा, आप प्रस्तुत रहिए, प्रकृति जिस चीज के लिए आपको पैदा किया आपसे काम करा लेगी। अच्छा, आप लेकिन इतना विश्वास भरोसा करके जब आपके इनर कॉन्शियस में कोई चीज लगे तो उसको कर डालिए। अपने से आप विट्रे मत करिए, खुद को धोखा मत दीजिए। और मैंने कभी भी कि ये करूंगा वो करूंगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि एक आदमी की हैसियत सिर्फ इतनी है कि एक मिनट में करीब 60 सेकंड में हार्ट जो है 4 बार खुलता है, 4 बार बंद होता है, और कहीं भी रुक जाएगा वहीं हम खत्म हो जाते हैं जी। तो 7 सेकंड से ज्यादा हमारी हैसियत नहीं। तो हम दुनिया का क्यों सोचें? आपसे ले लेगी काम। आपको अब कहीं ना क्यों कहीं ले लिया या क्यों? मैंने तो कभी दूर दूर तक नहीं सोचा मैं जर्नलिज्म और इस क्षेत्र में और इस मोड़ पर। अरे मैं नहीं, मैं तो व्यापारी, मैं व्यवसाय में था। मुझे उद्योगपति के नाम से अभी भी बहुत से लोग वही जानते हैं। हमारी कुछ जर्नी मिलती जुलती है। हाँ, आप पॉलिटिशियन टर्न, सॉरी नहीं, मैं कैसे आया, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे आया। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझसे किसी को काम जो लेना था ले रहा है और मैं वो कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्रकृति चाहती है वो मैं कर रहा हूँ। आपकी ये बात मुझे बड़ा टच कर गई है। कभी कभी मुझे भी मन में द्वंद्व होता है, यार सही किया नहीं किया। अभी फैमिली की जिम्मेदारियां भी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ऊपर वाले की दुआ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी, लेकिन आपकी ये बात मुझे बड़ा अच्छी लगी। मतलब ये सच्चाई है, इसमें कहीं कोई अपना काम करते रहो। बाकी जैसे बातें आपने पूछा तो मैंने आपसे कहा, बाकी बहुत शेयर तो होने का मौका नहीं मिलता है। जी जी जी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं किस लिए पैदा, हम तो यहाँ भी बहुत दिन तक मैंने सोचा कि पैदा क्यों हुआ, क्यों मेरा जन्म हुआ, मुझे वो भी समझ में आया। तो मैं समझता हूँ प्रकृति के लिए हुआ, प्रकृति ने अपने काम के लिए भेजी है तो अपना काम लेगी मुझसे। राजनीति में कोई विचारधारा की कोई वैल्यू है? आपको लगता है कुछ परिभाषित करती है विचारधारा राजनीति को? एक बात बता दें, विचारधारा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आप जो भी करते हो राजनीति में, आप जो भी आपके जीवन में जो भी करोगे, आपके पीछे वो चर्चाओं में रहता है और स्मृतियों में बसता। अच्छा करोगे तो अच्छा बोलेंगे लोग, खराब करोगे तो खराब बोलेंगे। आप अपनी राजनीतिक विचारधारा को कैसे परिभाषित करते हैं? मेरे कहने का मतलब बहुत सामान्य तरीके से अगर सोचा जाए, हाँ, तो जो आपको अच्छा लगता है वो किसी को भी अच्छा लगेगा। जो आपको बुरा लगेगा वो किसी को बुरा लगेगा। हमें कोई गाली देगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, हमें कोई सम्मान देगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जो आपको अच्छा लगे लोगों को आप दो, जो आपको बुरा लगे लोगों को मत दो। तो वो काम मत करो जो आपको बुरा लगता हो। आपको अगर झूठ आपसे कोई बोलता नहीं अच्छा लगता तो आप झूठ मत बोलो। आपके साथ कोई बेईमानी न करे, आपको अगर ऐसा
सोचते हो तो आप किसी के साथ बेईमानी मत करो। तो किसी दूसरे से बहुत पूछने समझने की जरूरत नहीं, जो सही है, जो आप जानते हो कि ये सही है, उस लाइन पे चलते रहो। 2012 से 2017 बदलापुर से विधायक रहे, आप उस दौरान अपने कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? मुझे बहुत, तो मैं तो काम ही कर रहा था। मैं ईमानदारी के साथ काम किया हूँ। मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें मुझे कोई उंगली दिखा सके, कुछ कह सके। और मैं डिसिप्लिन, कड़ाई के साथ, क्योंकि कड़ाई क्या ये थी कि जब आप जस्टिस करना होता है तो आपको नरम आदमी जस्टिस नहीं कर सकता कभी। न्याय करने के लिए उसको थोड़ा कठोर और डिसिप्लिन होना पड़े। तो मैं अपना काम कर रहा था, ऑनेस्टली मैंने काम किया। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले चैट जीपीटी मैं ऐसे देखा तो उसमें किसी मेरे दोस्त ने बताया कि चैट जीपीटी पे बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, आप यूज कर सकते हो। तो मैं जिस दिन डाउनलोड किया तो उस दिन मेरे दिमाग में पहला प्रश्न आया कि मैं इस दूसरे के बारे में ना पूछ के बेटर है मैं अपने बारे में पूछ लूं। अरे वाह। कि व्हाट नो अबाउट बाबा दुबे बदलापुर। तो मैंने जैसे डाला तो उस पर पूरा आ गया। तो मैं उसको पढ़ा। तो पढ़ने के बाद कई चीजें, मैं विधायक रहा, सपा से रहा, ऐसे रहा, और ये था बहुत सी चीजें, तो मैं सब जानता था कि भाई मैंने किया। और मैंने उसमें एक बात ऐसी लिखी थी जो मैं उतना नहीं जानता था। अच्छा, क्या? उसमें लिखा था कि 12 से 17 का टेन्योर जो था आपका, उस समय प्रदेश में सबसे कम क्राइम और करप्शन बदलापुर में था। अच्छा। तो मेरे लिए बड़ा, मतलब मेरे लिए बड़ा प्राउड का मुझे बहुत लगा कि कम से कम मेरे नाम के पीछे ये बात आई कि उस दरमियान सबसे कम करप्शन और क्राइम हमारी विधानसभा में था, जबकि 403 विधानसभा है। 403 विधानसभा। तो एक तो मुझे बड़ा प्राउड फील का विषय हुआ। दूसरा, मैं 17 में ही चुनाव प्रचार में, जब 12 से 17 पूरा और 17 के चुनाव प्रचार में जा रहा था, तो ज्यादा तो जो लोग गलत काम मुझसे चाहते थे मैंने किया नहीं, तो वो नाराज थे मुझसे। कुछ लोग कहते थे सपा की सरकार में गुंडई बहुत करते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा लगा था हमारी इस पार्टी के नाम से इस तरीके से स्लोगन लोग कहते हैं। तो लेकिन हमने वो सब करने नहीं दिया, और मैं इस बात से खुश था कि नहीं, मैं गलत नहीं करने दूंगा, ना करूंगा ना करने दूंगा गलत, मदद करूंगा लोगों को और काम करूंगा, गलत नहीं करने दूंगा। तो मैं उस चुनाव दरमियान, उस समय स्थिति उहापोह की थी, लोग प्रचार कर रहे थे, हम लोग सिंबल कैसे बचेंगे, हमारे नेता अखिलेश जी उस पर लगे थे, घर के गृह युद्ध में हम लोग लगे थे। जी जी, वो भी। उसी दरमियान एक गांव में मैं प्रचार करने गया, तो एक यादव जी थे, वो यादव बहुल गांव था वो। तो उन्होंने कहा कि देखिए पंडित जी, आपसे तो हम मिले नहीं, लेकिन आपको हम पसंद करते हैं। अच्छा। तो चूंकि उस समय थोड़ा सा लोग नाराज थे जिनका मैंने काम नहीं किया था, तो उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा कि भाई आप क्यों पसंद करते हो मुझे। अच्छा। मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप विधायक हुए, सपा की सरकार बनी, और मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं। अच्छा। अगर कोई दूसरा विधायक होता तो तीनों यहीं लखारागिरी करते। सही बात है, लोफराई करते। आपने इतना टाइट किया कि ये सब तीनों काम का प्रयास किया और तीनों को नौकरी मिल गई। अच्छा। और तीनों कमा रहे हैं, मेरे लिए इससे खुशी की बात नहीं। मैं इसलिए आपसे प्रसन्न हूँ कि आपने इतना डिसिप्लिन मेंटेन किया कि हमारे बच्चे रोजी रोटी कमा रहे। तो मुझे प्राउड फील हुआ कि मैं जो कर रहा था, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं हारूं जीतूं एक अलग मसला है। नहीं, कुछ ऐसा है कि आप जब कुछ करते हो और उसकी रिकॉग्निशन होती है तो आपको प्राउड फील होता है। अगर आप जेन्युइनली कोई काम करते हो, ऑनेस्टली करते हो। हाँ, प्राउड फील होने जैसी भी, आप जब काम करते हो फील होता है, आपको गिल्टी कॉन्शियस भी होगा। एक मजेदार बात है, प्राउड तो फील कोई बोलता है तब होता है, लेकिन गलत आप करोगे तो आप अकेले बैठोगे तो आपको पूरा गिल्टी कॉन्शियस में पूरा आपको घेर लेगा। जब मैंने पॉडकास्टिंग शुरू किया तो ऐसे ही नहीं शुरू किया, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे जी। 99% पॉडकास्ट में सारी चीजें मैनिपुलेटेड हैं, कैसे वायरल रील बन सकती है जी। मेरे से कई लोगों ने, पहले दूसरा पॉडकास्ट हुआ तो मुझे ज्ञान देने वालों की लाइन लग गई, अरे यार ये ऐसे करो, कुछ वायरल रील ऐसे बने। मैंने कहा नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता जी। मेरा क्या है कि भाई मैं लोगों के सामने वो चीज लाता हूँ और लाना चाहूंगा जिससे कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो।
अगर वो 1 घंटे का पॉडकास्ट देखेंगे तो कुछ ना कुछ उनको ज्ञान ऐसा मिले जी, जी। कि जो उनकी लाइफ में कुछ चेंज लाए, काम आए उनके बच्चों के, मैं उसको बच्चों के लिए 100%। और बुजुर्गों के लिए, हेल्थ के लिए, इस तरह की चीजें लाएंगे। जी। अगर आपको अभी ये फिर से दोबारा बदलापुर की कमान मिले तो कोई ऐसी चीज आप क्या बदलना चाहेंगे वहां पर? कुछ और आपको लगता है कि ये चीज यार रह गई, इस बार इसको जरूर करना है? मैं देखिए, मैंने भी कई काम ऐसे थे, जैसे चेक डैम से लेकर के नेशनल इंटीग्रिटी के लिए नेशनल राष्ट्रीय ध्वज लगाने से लेकर के वाईफाई फ्री मैंने लोगों को दिया, जिससे पढ़ाई लिखाई बच्चे कर सकें वहाँ पे। और सड़कें तो ठीक है, आम बात है, सड़कें बनती रहती हैं, कोई भी आएगा बनती जाती रहती। उसके अलावा बिजली की व्यवस्था प्रॉपर हमारे वहाँ हो जाए, पावर स्टेशन बना, मैंने काम किया। और थाने, तहसील, यहाँ पे मतलब आदमी की पैरवी से काम होता था, और किसी गरीब के साथ, किसी के साथ गलत करने की हिम्मत हैसियत नहीं होती थी। अभी कोई मुझे एक बताइए जो आपको लगता हो कि इस बार अगर बनूंगा तो ये चीज यार रह गई, इसको इस बार मैं बनूंगा तो यूथ को ऑर्गेनाइज करूंगा। अच्छा, नौजवान देखिए सबसे बड़ी ताकत, हमारे देश की ताकत और हमारे इस देश का भविष्य नौजवान है। 18 से 28 वाला जो एज ग्रुप है उसके पास भविष्य है, हमारे आपके पास भविष्य नहीं। हमारा जो बीत चुका है बेहतर था, अच्छा था, आगे भी जो बीत जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक 18 से 25 साल 28 साल के बच्चों का पूरा जीवन, पूरा भविष्य, उनके सपने, उनके काम कर, और वो एकदम से अनऑर्गेनाइज है। कहीं ना कहीं ये राजनीति में उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। 1-2 लीटर पेट्रोल 150 रुपया उनकी जेब में डाल के किसी ना किसी के द्वारा उसका मिसयूज करते हैं, और अपने 5 साल का भविष्य उनके हाथों में गिरवी रख देता है, उसको ये नहीं पता। तो मेरे दिमाग में है कि इस बार मैं चुनाव जो लड़ूंगा तो उनकी ताकत पे लड़ूंगा, और मैं उनके लिए कुछ ऐसा करके जाऊंगा जो अपने आप में एक मिसाल बनेगी। और इस देश का नौजवान जिस दिन ऑर्गेनाइज हो गया, जिस देश में अच्छे नेता ऑटोमेटिक पैदा होने लगे। कुछ नौजवान राजनीति में आने से डरता है क्या? जो यहाँ का सिस्टम है राजनीति का, आपको क्या लगता है कि अब नौजवान राजनीति में? देखिए, किसी भी पार्टी का, है। किसी भी पार्टी पॉलिटिकल, हम जब मैनिफेस्टो देखें सब अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं जी। कोई किसी की थ्योरी थीसिस में कोई बहुत अंतर नहीं है, कमी नहीं है। हम जब मंच पे खड़े होते हैं तो भाषण भी देते हैं तो बेस्ट जो सबसे बेहतरीन शब्द होते हैं उसको हम सोचते हैं जी। और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि लोगों को पसंद आए, खूब ताली बजे, अच्छा सा बोलते हैं। इस सब का अर्थ तब तक नहीं है जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। राजनीति खराब है कि अच्छी है? देखिए, अच्छे लोगों में एक बड़ी बुरी आदत है, गलत लोगों के लिए जगह खाली कर देते हैं। हाँ, ये तो है। तो गलत लोगों के लिए जगह नहीं खाली करनी चाहिए। नौजवानों का आगे आना है, उनका जीवन है, उनके भविष्य की लड़ाई है, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको बागडोर। अभी भी क्या है गांव में, जैसे नौजवानों को कई सीनियर है, अरे तुम चलो पीछे चलो, तुम उतना नहीं जानते हो, अभी बच्चे हो। अरे बच्चा नहीं हो, 18 साल के बाद बालिग हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, वो वोट देगा, उसकी वोट से कोई देश को चलाने, उसके भविष्य को बनाने वाले लोग बनेंगे। अच्छा, आपकी जो राजनीतिक मतलब एक आपकी जो यात्रा थी उसमें एक बहुत अहम मोड़ था 11 मई 2024, आपने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया जी। बाबू सिंह कुशवाहा जी को लोकसभा की सीट दी, जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन था उसको वो सीट दे दी गई। 10 तारीख 10/11 की न्यूज़ में छपा था नवभारत टाइम्स में, 10 या 11 का था जी। तो आपने 2024 में इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी से। उससे पहले 2009 में आप बसपा में थे। आपने बसपा की सरकार थी, जबकि उस समय बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी जी। सामान्यतः कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर उसकी पार्टी की सरकार है और वो भी पूर्ण बहुमत की है जी, तो वो इस्तीफा नहीं देता, वो इंतजार करता है कि हाँ भाई सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाए फिर देखेंगे। और 2024 में भी ऐसा ही था। हालांकि आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन आपने 2024 में इस्तीफा दिया। मजबूत विपक्ष था, अखिलेश जी अच्छे लीडर हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी के आने की वजह से। तो आपको ऐसा नहीं लगता आपने रिस्क लिया ज्यादा? मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। अच्छा, कोई राजनीतिक जोखिम नहीं था? नहीं, कोई जोखिम कब होता है? जब कुछ आपको राजनीति से पाना हो। अच्छा,
जोखिम कब होता है? जब दुकान खोलेंगे तो कस्टमर आएगा कि नहीं, खरीदेगा कि नहीं, लेगा कि नहीं, इनकम होगी नहीं तो कैसे चलेगा। हाँ। मैं राजनीति सम्मान के लिए करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, किसी की मदद करने, किसी की बेटरमेंट के लिए करता हूँ, ना कि अपने बेटरमेंट के लिए करता हूँ। तो अगर कोई चीज़ मुझे गलत लगी तो मेरा पहला धर्म बनता है कि उस गलती का विरोध हो। विरोध से ना बात रुके तो प्रतिरोध हो। विरोध प्रतिरोध में फर्क है। विरोध तो ऐसा है कि जैसे आप कोई गलती कर रहे हो, मैंने कहा देखो आप गलत कर रहे हो, विरोध हो गया। प्रतिरोध है कि भाई अब मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगा, आप बहुत कर चुके हैं, नहीं करने दूंगा। फिर भी ना माने तो बेहतर है समूल नष्ट परिवर्तन में चले जाओ, मतलब ही ना रखो उस व्यवस्था से। तो अब आप एक बात बताइए, 2009 में आपने बसपा छोड़ दी, क्योंकि उस समय भी कोई ऐसे इंसिडेंस हुआ था? 2009 में बीएसपी से मैं लोकसभा का टिकट हुआ था, मैं प्रभारी था। अच्छा। जौनपुर से। और मेरा टिकट चेंज करके उस समय धनंजय सिंह हमारे यहाँ अच्छा सांसद, उनको टिकट मिला। मैंने उसमें असहमति जताई कि मैं इस तरीके के एटीट्यूड का ना प्रचार कर पाऊंगा, ना काम कर पाऊंगा, और ना वोट दे पाऊंगा। हाँ। कहीं ना कहीं मेरे जो अपने सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, मेरा किसी से कोई झगड़ा ना होते हुए मैंने कुछ अपने जीवन के प्रिंसिपल बनाए हैं, तो उसके तहत मैंने कहा, हम कहे कि आप तो, लेकिन मायावती जी को जो ठीक लगा उन्होंने किया। आपकी टिकट हो गई तो थी पहले? हाँ, टिकट हुई थी। फिर मेरे लगा कि मैं दल में रह के, मेरी ये आदत नहीं कि मैं दल में रहूं और किसी का विरोध करूं या कुछ गलत करूं, मैं वो नहीं कर सकता। हूं तो हूं, नहीं हूं तो नहीं हूं। तो इसलिए मुझे दल छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं जो चीज़ नहीं कर सकता, ना प्रचार कर सकूंगा, न साथ दे सकूंगा, तो बेहतर है, मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मुझे दल छोड़ देना चाहिए। सेम स्थिति 24 में भी हुई। बाबू सिंह कुशवाहा पे मुकदमे, जेल में तमाम एलिगेशंस लगे थे। बांदा से बिलोंग करते हैं बाबू सिंह जी, और उनको जौनपुर ला के चुनाव लड़ाने के पीछे क्या मंशा थी? ये तो अखिलेश जी ही बता सकते हैं। अच्छा। बाकी ये जरूर था कि ठीक है, वो उन्होंने जो भी किया होगा, कुछ सोचा समझा, उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, कोई भी बात रही हो, जो भी हो। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने क्यों किया, नहीं किया, मुझे नहीं सूट करता था, इसलिए मैंने 2009 में जब आपने बसपा छोड़ी तो सपा ज्वाइन की, उस समय आपको सपा में ऐसा क्या लग रहा था कि यार नहीं, मैं सपा ज्वाइन, मैं चूंकि राजनीति आप करते हैं तो ऑलमोस्ट किसी ना किसी दल में होते हैं या कुछ भी करते हैं आप, तो मैं सपा में, मैं माननीय मुलायम सिंह जी से जब मिला तो उन्होंने पहले मुझसे कहा कि चुनाव लड़ोगे। मुझसे पूछा, लोकसभा उसी समय चल रहा था। अच्छा। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस बार आपके साथ प्रचार प्रसार करूंगा, मैं चुनाव नहीं तो लोग ये कहेंगे कि टिकट नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए, दूसरे दल को ज्वाइन किया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैं उनके साथ प्रचार प्रसार किया, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और काम किया। अच्छा। इस बार भी मैंने छोड़ा तो मेरे बहुत से लोगों ने कि ज्वाइन कराने के लिए बहुत सी बातें आई। हमने कहा देखिए, मैंने छोड़ा, मेरा किसी मोटो से मुझे कहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। मैं ऐसा नहीं कि मुझे अखिलेश जी से कोई नाराजगी, मुझे नहीं सूट कर रहे थे, मैंने छोड़ा। मैंने उनको समझाया, वो नहीं कर पाए, उनकी मजबूरी है, मैंने छोड़ दिया। मेरा और कोई इससे नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल इशू है, और हो सकता है मेरे तरीके के लोग ना हो, लेकिन मैं हूं। आपको ये डर नहीं लगता कि आपने 2009 में बसपा छोड़ी, 2024 में फिर सपा, मतलब उसके बाद सपा ज्वाइन की, 2024 में सपा छोड़ी, तो कल को आप पर कोई एक दल बदलू वाला टैग लग सकता है? आपको इस बात का कभी कॉन्शियस नहीं? मैं दल बदलता किसी, पहले आप कांग्रेस मैं दल नहीं, मैं दल किसी लाभ के लिए बदलता, किसी पद के लिए बदलता, कुछ पाने के लिए बदलता, तब टैग लगेगा। जितने लोगों पे दल बदलू लगा ना, कुछ पाने के लिए, उस नाव को छोड़ा है जो डूब रही थी। मैं तो सत्ता रहते छोड़ा हूँ। मैं सुनिए, मुख्यमंत्री थी मायावती जी, और उनकी सरकार में मैंने छोड़ा। मैं एक सिद्धांत के खिलाफ छोड़ा। मैंने कभी भी बहन जी के खिलाफ या कभी मेरी कोई बात नहीं सुने, न तो अखिलेश जी के खिलाफ कभी कोई बात सुनेंगे। मैं कोई ये तो है नहीं कि मैं जैसे कि अभी विपक्ष में हूँ और दबाव में मुझे मलाई मिलेगी मैं चला गया। नहीं तो मैं सपा छोड़ा था, मुझे बस भाजपा जाता तो कब का मैं चला जाता, कोई ना कोई। तो मेरे ऊपर वो टैग नहीं लग सकता है कि मैंने। अब मुझे एक चीज बताइए, वर्तमान में आप किस पार्टी में हैं? क्योंकि वर्तमान में अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा, अब किस पार्टी से आपको ऑफर आ रहे हैं? देखिए, मैं ना जब किसी पार्टी में हूँ, ना किसी पार्टी के संपर्क में हूँ, और ना तो मैं कोई ऑफर की बात है। तो अभी मैं अपने लोगों के बीच में हूँ। इस समय मैं मुख्य रूप से अपने क्षेत्र में, मैंने एक दिन सोचा, मैंने अपनी समीक्षा की,
मुझे इधर जो दलों में था, जब भी काम किया राजनीतिक, पहले भी मैं निर्दल रहा हूँ, इस समय मान लीजिए एक चीज इंडिपेंडेंट मुझे बड़ी अच्छी लगी जी। कि मैंने किसी से ऐसा नहीं सुना कि मैंने अपनी समीक्षा की। आजकल लोग अपनी समीक्षा नहीं करते हैं। नहीं, करनी पर अपनी मैंने चाहिए। 2-3 बार ये बात देखी नहीं, कि आपने समीक्षा बोला, अपनी करनी चाहिए। इवन आपने अपनी स्वयं नहीं की, आपने चैट जीपीटी से भी अपनी समीक्षा समीक्षा करवाई। ये दैट इज ए वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट। तो मैं अपनी समीक्षा जब किया तो हाँ। मुझे लगा कि मैंने एक दिन गए पब्लिक के बीच में, हमने कई 200-400 लोग बैठे थे, हमने कहा कि आप पहचानते हो मुझे, आप लोग सभी पहचानते हो? सब ने हाथ उठा दिया, हाँ पहचानते हैं। हाँ। हमने कहा आप जानते हो मुझे? हाँ। सब ने हाथ उठा दिया कि हाँ हम जानते हैं। हमने कहा नहीं, आप पहचानते हो मुझे, जानते नहीं, क्योंकि जानने के लिए कई बार मिलना पड़ता है, और कई बार तो आप मुझसे नहीं मिले। कम से कम 5-10 बार अलग अलग समय में अलग अलग मूड में मिलोगे, हाँ। तो आप मुझे जानोगे। हाँ। पहचानने का तो आप फोटो से पहचानोगे, हाँ, अखबार में देखे होगे, टीवी में देखे होगे। हाँ। तो मैं अभी अपने लोगों के बीच में जो मुझे पहचानते हैं, मैं भी उनको पहचानना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ। तो मेरी अपनी ताकत, मैं निर्दल जब लड़ा हूँ 30,000, 35,000, 40,000 वोट पाया हूँ, तो मेरी अपनी भी अपने लोग हैं जो कि मैं हारूं जीतूं मेरे साथ खड़े हैं। राजनीतिक निर्णय जब भी आप कोई लेते हैं तो आप किन मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं? क्या वैल्यूज? मूल्य है कि देखिए, सबसे मजेदार बात है, कोई आदमी कुछ भी कहे, क्या गलत है क्या सही है, वो स्वयं से बेहतर कोई नहीं जानता। आप जानते हो, कोई ये कहे कि मैंने गलती की अनजाने में, झूठ बोल रहा है, मैं बोलता हूँ, क्योंकि जानता हो कोई चीज ऐसी नहीं। आपको 4 बार तो अंदर से आप कोई काम करना चाहो, 4 बार नहीं ये मत करो, गलत है, आप इग्नोर करके करते हो, खुद को इग्नोर करते हो। और हमारी अच्छाई बुराई हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, और हमारी गलतियों को हमसे ज्यादा न कोई जानता है, और उसका जो नुकसान है वो सीधा सीधा आपके आत्मबल पे, आपके फेस पे एकदम झलकेगा, आप उससे नहीं बरी हो सकते। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है बदलापुर विधानसभा की, आपको क्या लगता है? हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अगर कहा जाए तो उनको एक प्रॉपर ऐसा नेता चाहिए जो उनको गाइड भी करे, उनको संभाल के लेके चले, उनके सुख दुख का ख्याल रखे। वहाँ के नौजवान जो इस देश की पूंजी हैं, हाँ। उनको सही रास्ता दिखाए। आपका इशारा अपनी तरफ है क्या? मेरा इशारा, मैं ऐसा चाहता हूँ, कोई मिल जाता तो मेरा काम, मेरा उस दिन काम मेरा, हाँ। मैं अपने आप को आराम से समझिए कि रिटायरमेंट की तरफ फिर सोशल वर्क करता। मुझे राजनीति, अच्छा, ईमानदारी से बताइए, अगर कोई आवाज वाकई क्षेत्र से अगर कोई ऐसा युवा या ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है और आपका विश्वास जमता तो मैं है, चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा उसको, उसकी मदद तो आप करूंगा। सपोर्ट करेंगे उसको? 100%। अच्छा, श्योर। कहीं किसी भी उसका हो, उससे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगना चाहिए कि नहीं, ये हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर है। बेहतर है। अभी आप जैसे अपने क्षेत्र से किस तरह से जुड़े रहते हैं, अपने मतलब किस तरह से जुड़ाव रखते हैं? वो देखिए, मेरी विधानसभा नहीं, मेरा घर है। अच्छा। और वहाँ के लोग मेरे परिवार के लोग हैं। मैंने एक खाता खोला ही नहीं आज तक, किसी से दुश्मनी का खाता नहीं खोला। अच्छा। हाँ। दुश्मनी का भी खाता होता है, और खाते खोलते हैं लोग, खाते ही खोलते हैं, कोई मेरा दुश्मन है और मेरा दोस्त है। हम कहे सब मेरे अपने हैं। कोई मुझे नहीं पसंद किया, किसी ने मेरा विरोध किया तो मेरा दुश्मन थोड़ी हो गया। वो किसी और को पसंद करता करे, तो मेरे लिए वो बात नहीं है। हाँ, मेरे जो अपने हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, मुझे जेब से कुछ देना होगा तो मैं पहली प्रायोरिटी उसको दूंगा जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ निस्वार्थ भाव से खड़ा है। अच्छा, एक राजनेता के लिए, एक विधायक के लिए क्या जरूरी है? क्षेत्र का विकास करना, वहाँ सड़कें बनवाना, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, जल निकासी की समस्या, या तिलक में जाना, बरसी में जाना, शादियों में जाना? देखिए, जनप्रतिनिधि का काम, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो ये जितने काम आपने बताए, हाँ, देखिए विधायक तो लिमिटेड है। सुनिए, विधायक का काम नाली, खड़ंजा, सड़क का नहीं है। अच्छा। वो संस्तुति करे, जहाँ जिस चीज की जरूरत हो उस विभाग को सूचित करे, वो काम हो। हाँ। उसका ये काम है। हाँ। और जहाँ तक है शादी ब्याह बरसी में जाना, ये सामाजिक है, और सामाजिक व्यक्ति हमेशा रहता है, वो राजनीति में हो कि ना हो, वो तो समाज में आपको जुड़े रहना, तो जाना आना पड़ेगा। बाकी जो आपका काम है, प्रॉपर क्या प्रॉब्लम है उसको सदन तक सही ढंग से, उन बातों को, उन तकलीफों को पहुंचाना, जिससे इस देश में उसके माने सरकार उसके उस कामों को पूरा करवा सके। आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के आ जाने के बाद से राजनेताओं
की भी जवाबदेही बढ़ी है, पहले इतनी जवाबदेही नहीं हुआ करती थी। एक खास बात बताऊं, मैं जब विधायक हुआ तो मुझसे एक मेरे मित्र ने पूछा जी। कि आप क्यों विधायक बनना चाहते हो। हम्म। जब मैं चुनाव लड़ा, उनको तो लगा कि मैं विधायक बनने के लिए, हम कहे यार मैं इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि विधायक होने के बाद लोग बदलते कैसे हैं। अच्छा। मैं देखता हूँ बदल जाते हैं, हाँ। तो मैं जब तक बनूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वो बदलते कैसे हैं। वाह। तो मैं विधायक बन गया इत्तेफाक से। हमारे वो मित्र बड़े भाई हैं, हाँ। नाम ले ही ले रहा हूँ, देवमणि जी हैं ये लम्बा के। अच्छा अच्छा। वो विधायक वो भी रहे भाजपा से 2017 में, उसके पहले रेलवे में अधिकारी थे। हाँ। तो आए मुझसे बदलापुर में, 2 साल विधायक हुआ। बोले कि आपको पता चला, विधायक तो बन गए हो आप भाई, तो आपको पता चला कि कैसे बदलते हैं। हम कहे हाँ यार पता तो चल गया। बोले आप तो बदले नहीं। हम कहे हाँ मैं नहीं बदला, लेकिन मुझे पता चल गया कैसे बदलते हैं। बोले क्या पता चल गया। हमने कहा कि देखिए, जब चुनाव लड़ने आते हैं तो एक तरीके का मुखौटा ओढ़ के आते हैं और लोगों को कुछ दिन में बेवकूफ बना करके लड़के जीत लेते हैं, तो उस मुखौटे को उतार देते हैं। एक्चुअल वो बदलते नहीं है, जो बाद में होते हैं वही एक्चुअल होते हैं। तो मैं तो जो पहले था ना, मैं मुखौटा ना ओढ़ा ना मेरा कुछ बदला। तो अगर आप कुछ देखिए, एक इच्छा है, क्या आप पाना चाहते हैं, जीवन से क्या पाना चाहते हैं, आपके कामों से क्या पाना चाहते हैं, आपको पहले ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप क्या पाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन जवाबदेही जैसे पहले बहुत ज़्यादा जवाबदेही नहीं थी। आज सोशल मीडिया जब से आ गया है तब से नेताओं की एक विधायक चाहे तो उसके क्षेत्र का सारा काम, अगर वो ऑनेस्ट है और काम करने की उसके अंदर प्रेरणा है, इच्छा है, तो बता तो रहा हूँ कोई काम नहीं बचेगा और कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा। और सम्मान इतना मिलेगा कि उसकी कई पुश्त उस सम्मान से ओतप्रोत रहेंगे। अच्छा, क्या सोशल मीडिया प्रभावित कर रही है निर्णयों को जनता के? निश्चित रूप से कर रही है। अच्छा। कहीं ना कहीं देखिए, हम आपको एक बात और मज़ेदार बताता हूँ जो आज तक शायद आपने सुना होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैं पिछले 15 साल से मेरे घर में अखबार नहीं आता। अच्छा। न्यूज़पेपर नहीं आता। और मज़ेदार बात है, मैं न्यूज़ चैनल भी नहीं देखता हूँ। अच्छा। तो आप कहेंगे कि जब आप नहीं देखते राजनीति में कैसे आज के साथ बैठा हूँ ब्रॉडकास्ट, इसको कैसे। मैं क्या है कि कुछ मेरे दोस्त हैं, मेरे काम की जो चीज़ें होती हैं हमारे व्हाट्सएप मोबाइल पे भेज देते हैं। अच्छा। और मैं जो बेवजह की चीज़ों को नहीं डालना चाहता हूँ अपने अंदर। तो जब आप फ्री, आप ईमान ऑनेस्टली, जब आप काम, आपको पता होता है कि आप क्या, आप ना भी जानना चाहो बैठे रहो, आप ना पढ़ो ना लिखो, आपको बहुत सी जानकारियाँ आ जाएंगी। तो आप जिस चीज़ का इंटरेस्ट रखोगे वो चीज़ जानकारियाँ आपको आती रहेंगी। आप कुछ बेटरमेंट करना चाहोगे तो आपके दिमाग में उसी तरीके का आइडिया जाते रहेंगे, आप खाली रहोगे। और जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं आप कितने घंटे, मेरे मोबाइल में मैंने लगा रखा है कि 2 घंटे से ज़्यादा मैं स्क्रीन टाइम नहीं दूना है, वो बंद हो जाना चाहिए। कारण नहीं तो क्या है कि आपका अपना कुछ है ही नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आजकल राजनीति में जो हायर नेतृत्व होता है, जो ऊपर का नेतृत्व होता है, आप किसी भी पार्टी में जाएं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी इंडिया की पार्टी है, हाई कमान या जो ऊपर के जो नेता, वो इतना ज़्यादा आपको एक ट्रैक पर स्ट्रेट जैकेट कर देते हैं, कंपार्टमेंटलाइज्ड कर देते हैं कि आप अपने मन से कोई भी क्रिएटिव काम या कुछ नया करना चाहो तो आप नहीं कर। लोग मतलब जनता से ज़्यादा हाई, जो नेता है वो जनता से ज़्यादा हाई कमान से डरते हैं। ऐसा है क्या? डरना तो जनता से चाहिए और डरते हाई कमान से। हकीकत में तो जनता से जो डरेगा, हाँ, वो हमेशा रहेगा। हाई कमान से जो डरेगा, हाँ, वो आज है कल नहीं रहेगा। अच्छा। लेकिन हाई कमान तो टिकट नहीं, अगर आप जनता से डरेंगे, हाँ, तो आप अपने क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। हाँ। हाई कमान एक बार नाराज होगा तो भी जनता जिता लेगी। हाई कमान आप पे खूब खुश है, हाँ, और जनता हरा देगी तो क्या कर लोगे? लेकिन आप, जनता आपसे खुश है और अगर हाई कमान ने टिकट नहीं दिया तो जनता निर्दल भी लोगों को जिता लेती। अच्छा। नहीं जिता लेती? हाँ, होता है, कई ऐसे हैं जिता ही रही, बहुत से लोग जीत रहे हैं। अच्छा अच्छा। कोई एक राजनेता जिनके व्यक्तित्व से आप प्रेरित हैं या रहते हो? मैं देखिए बहुत से लोगों से कुछ ना कुछ सीखा हूँ। अच्छा, जैसे मुलायम सिंह जी से, माननीय, उनसे सीखा हूँ। वो हेलीकॉप्टर में भी बैठते थे तो जमीन में किसानों की, उनकी तकलीफों की बात करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक आदमी, इस साइड का आदमी, और उनका जो मैंने खान पान बात करने के रास्ते में 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ
पूड़ी सब्जी और आलू की सब्जी, तो देसी घी की पूड़ी। तो मुझे खाया था, मैं एक दो खाता था, तो कहने यार खाओ, तुम्हारी उम्र में मैं इतना खाता था। हाँ। तो और हम कहे नहीं, मैं बाबूजी नहीं खा सकता हूँ इतना ही, मैं ठीक है। तो बताते थे, ऊपर से हेलीकॉप्टर से उतरते थे हम लोग किसी कार्यक्रम में, तो कहते थे बेकार, इनको पेड़ के नीचे करना चाहिए था कार्यक्रम, लोगों को कितनी गर्मी लग रही। मैंने उनकी जो बेचैनी, उनकी चिंता देख के वाकई में लगता था वो आदमी जमीन और गरीबों की तकलीफ मंदों के बारे में सोचते थे। ऐसा आपको क्या लगता है जो करेक्टरिस्टिक एज ए राजनेता मुलायम और सिंह सुनिए, हाँ। अब मैं मायावती जी के साथ भी काम किया हूँ। हाँ, उनका बताइए। उनका भी, उनके अंदर डिसीजन लेने का स्ट्रिक्टनेस अच्छा बहुत, वो जो प्रॉम्प्ट, वो बहुत नहीं, जब डिसीजन लेना है तो तुरंत लेती थी। अच्छा। और मजबूती के साथ लेती थी, क्या नफा नुकसान होगा उसका बहुत परवाह नहीं करती थी, लेती थी। तो उनके अंदर भी मतलब जो एक शासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए जो कड़ाई होनी चाहिए, तो उनके अंदर थी। अच्छा लगता था, ये होना चाहिए आदमी। बीजेपी का कोई नेता जिससे आप प्रेरित हो व्यक्तित्व से? अटल बिहारी जी से। अच्छा। बहुत बढ़िया ऑरेटर थे, वो बोलते थे तो बहुत मजा आता था सुन के। उनकी बातों में अनुभव के साथ दम होता था, मुझे अच्छा लगता था। कोई ऐसा राजनेता का गुण जो आपने तो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के साथ, दोनों के साथ काम किया है, जो मुलायम सिंह जी में था जो आपको अखिलेश जी में देखने को नहीं मिलता है, या आपको लगता है? देखिए, एक बात बताएं, मुलायम सिंह जी का अपना अचीवमेंट था, और अखिलेश जी को वो अचीवमेंट भी मिला, और उनकी अपनी पढ़े लिखे थे। मुलायम सिंह जी उतना पढ़े लिखे, उन्होंने दुनिया देखी थी, अखिलेश जी ने। अखिलेश जी में जो आज का जो युग है, उसके हिसाब से जानकारियां, उनके नॉलेज बहुत है। अच्छा, अखिलेश जी को? अखिलेश जी को। लेकिन नेताजी की जो जमीनी बात थी, वो जमीनी बात में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लगता है डिफरेंट। अच्छा जी। तो आगे की राह अब क्या है? ये वही प्रकृति जाने, जिसकी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ या राजनीति में आया हूँ। अच्छा। तो वही जान सकती है कि क्या है। अच्छा आपको कभी जब इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आपको चीज़ों का बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको राजनीति से रिलेटेड किसी भी चीज़ में जब तनाव या आप दबाव महसूस करते हैं, तो आप कैसे उसको डील करते हैं, कैसे उसको? मैं तनाव नहीं फील किया, मैं कभी तनाव में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा। उसका कारण है क्या कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे बहुत कुछ ये नहीं है कि मैं ये कर लूँगा तो राजनीति में ऐसे हो जाऊँगा, तो ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा। मुझे जो बनना होगा, प्रकृति जो बनाएगी, मैं बन जाऊँगा, मुझे ये भरोसा है। अच्छा। अब मुझे मेरा काम करना है, जो सही है मैं करूँगा, जो नहीं सही है नहीं करूँगा। और जहाँ तक राजनीति का, आज जैसे कि एक मुद्दा चल रहा है, आप नहीं, यूजीसी का मुद्दा चल रहा है। मैं चूंकि भाई मैं पहले पैदा हूँ, मनुष्य हूँ, उसके बाद ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के बाद मैं नेता या सोशल वर्कर या बिजनेसमैन, उसके बाद हूँ। जो मैं करूँगा वो उपाधियाँ मेरे पीछे लगती जाएंगी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, आज का जो मुद्दा है, यूजीसी का मुद्दा, एक तरीके से इस देश में नौजवानों के में भेदभाव पैदा करने का मुद्दा है। एक ही देश में एक ही टाइम में दो तरीके के कानून लागू नहीं हो सकते, कहीं भी संभव नहीं है। लेकिन इस देश में देखिए, यूजीसी के नाम पे कैंपस के अंदर SC ST एक्ट में ओबीसी को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ सवर्ण को लिया जाएगा। और जबकि देश में SC ST ऑलरेडी लागू है, ओबीसी पे भी, सवर्ण पे भी। ये कैसे पॉसिबल है? कैंपस की कोर्ट अलग नहीं है, कैंपस का पुलिस स्टेशन अलग नहीं है। आप ये कैसे डिफाइन करेंगे? जब कोई किसी के ऊपर कोई अत्याचार SC ST के ऊपर होगा, वो कैंपस के अंदर होगा, तो आकर के जब थाने में कंप्लेन करेगा, तो क्या ओबीसी के ऊपर SC ST नहीं लागू होगी? निश्चित होगी। वैसे तो आप सपा में रहे, बसपा में रहे, आपने अपनी राजनीतिक जो कैरियर करा, आपको ऐसा लगता है कि आपके 20 साल 25 साल का अनुभव जो राजनीति का है, कि यूजीसी ने भाजपा को बहुत बड़ा डेंट किया है, और आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम भाजपा को झेलना पड़ेगा? जी नहीं, यूजीसी ने भाजपा को नहीं डेंट किया है, देश के नौजवानों को डेंट किया है, सबसे बड़ा डेंट किया है। और ये नौजवान समझेंगे कि बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। प्रतिभा, देखिए बात क्या आई, यूजीसी मैंने पढ़ा, मैंने उसके खिलाफ मैंने लिखा भी है, और मैं आज भी कहीं भी इस बारे में डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी इसको प्रूफ कर दे। हम कहते हैं आप सख्त से सख्त कानून बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कानून में यह है कि अगर कभी खुदा न खास्ता एक गलत आदमी को सजा नहीं मिली, वहां तक चल जाएगा, लेकिन एक सही आदमी को सजा तो कतई नहीं मिलनी चाहिए, ये नहीं चलता है।
हाँ, बिल्कुल सही बात आप है। जिस देश में आप एक साथ, आप ये नहीं, आप बताओ एक ही साथ में कैंपस के अंदर अलग कानून, कैंपस के बाहर अलग कानून, संभव नहीं है, नहीं चल सकता है। अब आप कहते हो कि 20% 25% लोग, 15 से 25% जो ये कहते हैं वो 85-80% पे अत्याचार करेंगे। जब मसल पावर की बात आती है तो वहाँ संख्या बल काउंट होता है, वहाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। संख्या बल काउंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि 15 लोग 85 लोगों पे कुछ कर लेंगे। नहीं, अच्छा, अब मुझे बताइए कि आप ब्राह्मणों को क्या राजनीतिक उनका भविष्य या राजनीतिक उनका जो स्टैंड है वो किस रूप में देखते हैं? ब्राह्मणों भारतीय राजनीति में अब कोई स्टैंड रखती जी है नहीं, ब्राह्मण देखिए, कम्युनिटी? ब्राह्मणों के भविष्य की चिंता दूसरों को करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हाँ, ब्राह्मण लोगों का भविष्य बनाते हैं। अच्छा। हम लोग रास्ता दिखाने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक से शासन प्रशासन चले। हम राजपाट करने के लिए नहीं पैदा हुए, लेकिन राजपाट ठीक से चले इसके लिए जरूर पैदा हुए हैं। आगे भी हम वो काम करते रहेंगे। तो ब्राह्मणों के भविष्य को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब गलत हो, हमारा काम है उसका प्रतिरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, और अगर उस गलती को न ठीक कर पाए तो उसका समूल नष्ट करके उस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अब मुझे बड़ा आप शॉर्ट में बताइएगा कि आज के समय राजनीति सेवा है या सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आपके हिसाब से? अलग अलग लोग हैं। मेरे लिए तो, मैं तो इसको भाई एज ए सोशल वर्क, बेटरमेंट के लिए, देश के बेटरमेंट के लिए, नौजवानों के बेटरमेंट के लिए, मैंने कम से कम न रहूं तो लोग कुछ, जैसे आप कुछ बनाना चाहते होगे, आप कुछ बनाना चाहते होगे, मैं तो अपनी मौत बनाना चाहता हूँ। मरने के बाद कोई कम से कम इतना अफसोस करे कि नहीं, एक बेहतर आदमी था हमारे बीच में, हमारे लिए कुछ कर रहा था, चला गया। आपने पार्टी छोड़ दी, ये सिद्धांतों की लड़ाई थी या अंदर की राजनीति से नाराजगी? नहीं, मैं सिद्धांत अपने प्रिंसिपल की वजह से छोड़ा। मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं। अच्छा। मेरी कोई न तो कभी मायावती जी से लड़ाई हुई, न तो अखिलेश जी से लड़ाई हुई, न तो कहीं कोई, आज भी मेरे दिल दिमाग में नहीं। अच्छा, तो मैंने छोड़ा, मैं तो आनंद से हूँ, मुझे कोई है नहीं। अच्छा, मेरा कुछ नहीं है, कहीं मुझे आज भी कोई चीज़ होती है तो मैं अखिलेश जी से भी कहता हूँ, मायावती जी से भी कह सकता हूँ। अगर अखिलेश जी आपके सामने बैठे हैं तो पहला सवाल आपका क्या होगा उनसे? कैसे हैं आप? अच्छा, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं कि नहीं? कोई पहला राजनीतिक सवाल क्या होगा? पहला राजनीतिक सवाल यही होगा कि आप हाँ। और बेहतर करिए, जिससे कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाए। अच्छा, आज की राजनीति में जो, क्या ईमानदार नेता जीत सकता है या सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट ही चलता है? नहीं, ईमानदार भी जीतते हैं। जीतते हैं। मैनेजमेंट एक बार चलता है, 2 बार चलता है, लेकिन ईमानदार कंटिन्यू चलता है। अच्छा, चुनाव के बाद नेता गायब क्यों हो जाते हैं? बहुत जगह से ये आता है, जनता कहती है भाई चुनाव के बाद गायब हो गए। वो गायब ही रहते हैं, अचानक पहुंचते हैं इसलिए गायब हो जाते हैं। अच्छा, जो रेगुलर, आप कम से कम जो आपके 10-20 साल से लगातार रह रहा हो, उसके बारे में आप जानकारी हो, उसी को चुनिए। ऐसे को मत चुनिए कि आज ही इम्प्लांट हुआ, आपने चुन देंगे तो फिर बाहर भाग जाएगा। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने आप बैठे हो और आपको 1 मिनट मौका मिले बात करने का, जी, तो आप उनके सामने क्या मुद्दा उठाएंगे? मुद्दे की बात होगी तो मैं मुद्दा यही उठाऊंगा कि भाई आप प्रदेश का जो भी कर रहे हैं और जितना बेहतर कर सके करें। अच्छा, राजनीति में सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि मैं झूठ नहीं बोलता। जो हर चुनाव में जनता को बोला जाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि राजनीति में सच बोलने वाला नेता अकेला पड़ जाता है? ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये बातें हैं, क्योंकि जिनकी संख्या ज़्यादा हो गई है ना, हाँ, झूठ बोलने वाली संख्या, उनका बहुमत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, बाकी अच्छे लोग अभी भी हैं, कम भले हैं, 1%, 2%, 5% हैं। तो जब तक वो नहीं रहेंगे तब तक इन लोगों का तो पार्टी में भी डिफरेंशिएट सच बोलना एक अपराध बन जाता है क्या? कभी कभी नहीं अच्छा लगता है जिसको, तो अच्छा, बन सकता है। भाई आपकी कोई गलत चीज़ को मैं उजागर, जबकि सुनना चाहिए, गलतियों को भी सुनना चाहिए। और गलती बोलने वाले कम मिलते हैं आपको। अगर आपके पास आपकी गलती को बताने वाले लोग मिल जाएं तो उनको बड़े संभाल के प्यार से रखिए। नहीं, नियरे मत रखिए, उनको बड़े प्यार से, इज्जत से संभाल के रखिए। वो रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, अगर उनको हटा देंगे तो आप बेअंदाज हो जाएंगे। आज के युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन सिस्टम नहीं आने देता है उनको। एक बात बताऊं, इस देश में हमारा जो हिंदुइज्म है, जो कल्चर है, इस देश के जेनेटिक कैरेक्टर में राजनीति बसी हुई है, इसको कोई इसमें से निकाल नहीं सकता। हर आदमी राजनीतिज्ञ है।
हाँ। अब महज बात यह है कि युवाओं को इसलिए नहीं आने देते हैं, जो सीनियर्स लोग हैं अपने अनुभव का अपना फायदा उठाते हैं। हम तो कहते हैं कि आरक्षण अगर कुछ देना है हाँ। तो राजनीति में युवाओं का आरक्षण दे दो अरे वाह। कि इतने साल के उम्र के लोग इतने लड़ेंगे। जब रिटायरमेंट 60 साल में नौकरी से रिटायरमेंट कर दिया जाता है पढ़े लिखे लोगों को, तो राजनीति से भी रिटायरमेंट का टाइम फिक्स कर अच्छा, अगर आपको मौका मिले जी मतलब प्रदेश में जी कि कोई बड़ी पार्टी के एक नेता आपको बुलाएं, डिसीजन मेकर बुलाएं जी और कहें कि जिस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हो लड़ो प्रदेश में, कौन सा एक नेता ऐसा होगा जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? जो सबसे मजबूत लड़ रहा होगा उसी के खिलाफ लड़ूंगा। नहीं तो मजबूत होने का मतलब? मैं उस समय देखूंगा कौन कौन लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ जो सबसे मजबूत प्रदेश में दिखाई देगा हाँ, मैं उसी के सामने लड़ूंगा। नहीं तो ये उसका रीजन? मैं लड़ूंगा, कम से कम मुझे अपनी तो ताकत का पता चले अच्छा कि मैं कहाँ हूँ। कमजोर के सामने तो सभी शेर बन जाते हैं। क्या राजनीति में अभी भी गुंडागर्दी और पैसा चुनाव जिताते हैं? ज्यादातर बिना पैसे के चुनाव जीतना संभव है? संभव तो है, लेकिन हमेशा आपको लगे रहना पड़ेगा। अच्छा, किसी नए व्यक्ति का आज के परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में, राजनीति में एंट्री करना संभव है? और करना तो रोज कर रहे हैं। अच्छा, रोज कर रहे हैं। हम्म, अब लोगों का तरीका अलग अलग है। अब तो इम्प्लांट इसको प्रॉपर व्यवसाय की तरह लोग कर रहे हैं ना। अच्छा, आपको लगता है कि राजनेताओं से ज़्यादा समझदार अब जनता हो गई है? जनता समझदार है, फिर भी धोखा तो खाई जाती है। अच्छा, कहीं ना कहीं बातों में तो आई जाती। मज़ेदार बात आपको बताऊं, 55-57% पोल होता है पूरे प्रदेश में, मान लीजिए वोट, जी, और उस 55-57% में जो 35 से 40 पाता है सरकार बना लेता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो टोटल का 20-22% हम्म, जो पा रहा है वो सरकार बनाता है। तो 78% के खिलाफ 22% ही तो सफल हो रहा है, जबकि 42-43% जो किसी को नहीं वोट दे रहा है, दो सरकार बनाने की ताकत रखता है। सही बात है। तो यही है मैनेजमेंट। अच्छा, बदलापुर की जनता से अगर आपको एक वादा करना है तो क्या होगा जिसे कोई दूसरा नेता वादा करने की वो वादा हिम्मत नहीं करता है? मैं ये नहीं जानता हूँ कौन क्या हिम्मत। मैं ये वादा जरूर करूँगा कि जब मैं अंतिम समय जाने लगूँ तो कम से कम मेरे डेस्टिनी तक मुझे विदाई जरूर देना। अच्छा, और अगर आपको सत्ता मिलती है जी। तो सबसे पहले आप किस भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ना चाहेंगे? अगर आप डिसीजन मेकर होते हैं, अगर कल को आप मुख्यमंत्री बनते? पहले मैं देखूंगा मेरे अंदर कोई कमी है तो पहले उसको समाप्त कर दूं। अच्छा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो सिस्टम करीब करीब ठीक हो जाएगा। अच्छा, किसी भी नेता को कुछ बेहतर करना है तो अपने से शुरू करे वो। अच्छा, वो जब अपने को प्यूरिफाइड करेगा तो बेटरमेंट उसके अगल बगल होने लगेगा। ये थ्योरी मैं बता रहा हूँ। ईमानदार होगा तो ईमानदारी का असर पड़ेगा, कम बेसी पड़े, पड़ना निश्चित है। आप काम कर, आप समझ लो कि 10 प्यून के बीच में एक सीए रहे तो कुछ दिन उसका बाद उसका बिहेव सीए का प्यून जैसा हो जाएगा, और 10 सीए के बीच में एक प्यून रहे तो उसके बिहेव सीए जैसे हो जाएंगे। तो असर इतना पड़ता है। आगे की राह 2027 निगाह या 2029 निगाह? नहीं, जो पहला चुनाव आएगा उसी को लड़ेंगे। अच्छा, 27 पहले है, हाँ, 27 के बाद 29 भी है, और हमारा तो ऐसे भी एवरेज हर 2 साल 2.5 साल में लड़ा हूँ मैं। आपको बरात चुनाव लड़ने का बड़ा पर्याप्त अनुभव है, कोई किताब लिखी है चुनाव पर? नहीं, लिखूंगा, है मेरे मन में है ये बातें। और अच्छा, जब आप लड़ते हैं चुनाव जी, तो हाँ बताइए। हाँ बोलिए। नहीं, आपके मन में है वो बताइए। नहीं, मैं लिखना चाहता हूँ किताब, पूरा दिमाग में सब कुछ फिट है। हाँ। मुझे एक अच्छा लिखने वाला बताइए कि जिसको मैं बता दूं वो लिख दे। अच्छा, हाँ वो तो होना चाहिए। नहीं, अच्छा, जब चुनाव लड़ते हैं तो मन में ये तो आता होगा कि हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। दो ही चीज होगी, दो ही चीज, या हारेंगे या जीतेंगे। जीतेंगे। हार को कैसे लेते हैं आप? देखिए, दोनों मेरी ही है। अच्छा, अगर जीत तो होता ही होगा हारने के बाद, बुरा लगता तो होगा। ना, देखिए हाँ, खराब थोड़ा सा यही लगता है कि जो समर्थक होता है ना उसको बहुत बुरा लगता है। जो हमसे भी ज्यादा वो तकलीफ पाता है, तो उसकी तकलीफ का मुझे बुरा लगता है। अच्छा, मैं तो जानता हूं कि हारेंगे जीतेंगे, दो में से एक होगा, लेकिन समर्थक का हार को स्वीकार नहीं करता है। कई दिन लगता है उसको, उसके घर में खाना नहीं बनता, उसके आंसू निकल आते हैं। तो बहुत से लोग जो रोते हैं तो उसकी तकलीफ होती है। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और रोचक वार्ता भी रही, और
हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। आप 2027 भी लड़ें, 2029 भी लड़ें, फिर उसके बाद 2032 भी लड़ें। आप नहीं, इतना मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मिल जाए कि आगे मैं उसको लड़ाऊं। अच्छा अच्छा। लड़ने का देखिए, मैं ना अगर लड़ाने लगूंगा तो मैं बहुत लोगों को विधायक अगर सांसद बना बदलापुर की पाऊंगा। जनता विधानसभा की ये सुन रही है और खासकर यूथ सुन रहे हैं तो विशेष ध्यान दें, टच में रहें, सर के सानिध्य में रहें, और आप हो सकता है आपका भी चांस लगे। आपने लड़ाने नहीं, की बात मतलब की है हमने तो क्या, पूरा अच्छे देश है, लोगों को। प्रदेश है। हम जब लड़ाने पे लगेंगे तो हम खाली बदलाहीपुर क्यों लड़ाएंगे, हम बहुत जगह लड़ाएंगे अच्छा अच्छा। भाई, लड़ाने के लिए। अच्छा, अब अभी बहुत सारे, जब से यूजीसी मुद्दा हुआ है, बहुत सारे सवर्ण पार्टियां भी बन गई हैं आने वाले समय में। इसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि सवर्णों को ये लगने लगा है कि कोई भी पार्टी उनके हित की बात नहीं करती है। जो मेजरली बीजेपी जो हुआ करती थी, सवर्ण मानता था अपने नहीं, आप थोड़ा को। विश्वास टूटा है, धोखा हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि आपका जो काम है, आपको भी आपका काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं, जैसे कि इतने विधायक बने, इतने सांसद बने हैं, अगर कुछ गलत हो रहा, क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा? प्रॉपर बोलिए। बनाया जिसने, उसके दर्द के बारे में आप नहीं अगर बोल पाते हैं तो भाई अब तो बुरा तो लगेगा, लोगों को तकलीफ तो होगी, हो रही है। अच्छा। गलत यही है, अगर ये बोल देते, अगर जिस कोई गलत हो रहा है, गलत आप बोलेंगे और उसमें माने सुधार हो जाए तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई गलत बोलने के लिए तैयार, गलत का गलत बोलने के लिए नहीं तैयार है। ये मेरे समझ में नहीं आई बात कि ऐसा क्या है कि भाई आप देख रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य, आपके देश का भविष्य। ये नौजवानों में देखिए, जब बच्चे आते हैं ना, उनका मित्र कोई आता है स्कूल से, कॉलेज से, तो बाप पूछता है कौन है, तो बताता है मेरे मित्र हैं। तो उससे जाति नहीं पूछता है कि किस जाति का है, और उसको भी वही सम्मान देता है कि मेरे बेटे का मित्र है। कहीं मिल जाता, वो भी अंकल करके प्रणाम करता है, और वह बाप भी सोचता है कि हमारे बेटे का मित्र है। उसको उस पुत्रवत भाव से देखता है। उस चीज में इन्होंने खलल पैदा करने का काम किया, गलत किया। और इनको डर है, मुझे तो लगता है इनको डर है कि अगर यूथ ऑर्गेनाइज होगा तो अगल बगल का जो दृश्य देख रहे हैं, इनको लगता है कि हमारी ये जो बेवकूफ़ बनाने की जो तौर तरीके हैं, हो सकता है डगमगा जाए। अभी आप अकेले हैं इस समय, किसी पार्टी में नहीं है। 27 में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रस्ताव आएगा, मौका मिलेगा तो लड़ेंगे चुनाव? देखिए, मैं इस मामले में मैं सीधा सीधा बताऊं आपको जी। मैं जब क्षेत्र में घूमता हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, सब जानते हैं, ठीक है। जी। तो हमारे लोग भी पूछते हैं किससे लड़ेंगे आप, तो हमने उनसे बता दिया कि मैं किससे लड़ूंगा, साफ साफ आपसे भी वो बता दे रहा हूँ। जी जी। मैं कहा कि मैं अभी निकला हूँ जो मेरे अपने हैं, जिनको मैं किस दल में हूँ उससे मतलब नहीं है, हारूंगा जीतूंगा उससे मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ मुझसे मतलब है वो मेरे साथ खड़े हैं। मैं पहले उन लोगों को गांव में कहते हैं ना, एकराएंगे दोहराएंगे, फिर तेराते तेराते और निकल के ऑटोमेटिक, जैसे दही को मारेंगे, फेंटेंगे आप, तो उसमें से नैन ऊपर आ जाएगी। तो मैं पहले अपने लोगों को एकत्रित करूंगा, वो चाहे 2000 परिवार हो, 10,000 परिवार हो, 20,000 परिवार हो, और उन पूरे परिवार के एक परिवार एक सदस्य जोड़ूंगा, और उन सारे सदस्यों को एक दिन बुलाऊंगा और बुला के पूछ लूंगा बताओ किस दल से लड़ूं। सही है। अगर वो कहेंगे कि नहीं कि इस दल में चले जाइए तो उस दल से प्रयास कर लूंगा। अगर कहेंगे नहीं दल में जाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी ताकत से लड़ाएंगे, हम उनकी ताकत से लड़ेंगे। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे राजनीतिक कम मिलते हैं, राजनेता जो स्पष्टता से बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात करें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, आपने बुलाया, मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।